बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल सेंटर क्लास 9 केमिस्ट्री का ये पेपर है और इसका मैं आपको MCQs करवा चुकी हूँ। इसके अलावा मैंने आपको क्वेश्चन 3 तक करवा दिया था। ठीक है, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था। आज हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है, आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 का है ये वाला और के साथ जो दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 या और के साथ जो सवाल दिया हुआ है, एन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, राइट इट्स एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नेम। ये क्वेश्चन आज मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अब यहाँ पर हमें एटॉमिक नंबर मालूम करना है। तो एटॉमिक नंबर मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले एटॉमिक मास मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सपोज़ कर लेते हैं कि लेट एक्स बी द एलिमेंट। तो यहाँ पर जनरल फार्मूला, अब हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। सिर्फ हमें ये बताया गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपने एक्स जो है वो क्या है, एलिमेंट है। और फर्स्ट शेल जो होता है वो हमें पता है के शेल होता है, दूसरा एल शेल होता है और तीसरा एम शेल होता है। और उसके बाद भी आगे भी होते हैं। फ़िलहाल हम सिर्फ एम शेल को लेते हैं। एम में हमें कितने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसके ज़रिए हम एटॉमिक मास पता करेंगे। यहाँ पर 7 है, के शेल में कितना होता है, जनरल फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला जो होता है वो है 2x²। जनरल फार्मूला क्या है, 2n²। सॉरी, मैंने गलत लिखवा दिया था, ये 2n। n जो है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल को शो कर रहा है फॉर k। ठीक है, k ऑर्बिट के लिए जब हम निकालेंगे तो क्या पुट करेंगे, 1। ठीक है, n की जगह पर 1 आ जाएगा तो 1 का स्क्वायर ले लेंगे, 1 1 ज़ा 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। इसी तरह जब हम एल शेल के लिए करेंगे, एल के लिए करेंगे तो एन की जगह पर क्या लेंगे, एन की जगह पर हम 2 लेंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं और 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं। ठीक है, और 7 जो है वो हमें दिया हुआ है कि एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 है। तो इससे हमें पता चल गया, इन तीनों को प्लस कर लें, 17 आ रहा है। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या आएगा, 17। तो यहाँ देख लें, एटॉमिक नंबर हमारे पास आ रहा है 17। अब आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि किस एलिमेंट का जो है वो नंबर एटॉमिक किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 17 है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेम जो है वो क्या आ रहे हैं, नेम है क्लोरीन। क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है क्लोरीन की। अब इसके लिए किस तरह से करते हैं ये आपने पढ़ा ही होगा। इस तरह से बनाते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर 3d10 आता है। इसके बाद 4s2 4p6 4d10 4f 4f14 5s2 5p6 5d10। ठीक है, आगे भी इसी तरह से होगा। तो ये आपको समझाने के लिए था। ठीक है, अगर ये आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको आप देख लें क्योंकि ये अहम है। अच्छा, अब इसमें आपने इस तरह से क्रॉस कर लें, पहला इस तरह से होगा। ठीक है, इसी तरह से होता है 1s2 2s2 2p 2p6 3s2, फिर 3s2 के बाद 3p6 आएगा। ठीक है, 3p6 4s2, ये इसी तरह फिर ये क्रॉस में इस तरह से होता है। ठीक है, तो अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाना चाह रही हूँ। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, यहाँ पर कितना है, 17 है।
ठीक है, आपको पता है इसका एटॉमिक मास आपको पता चल चुका है कि क्या है, तो उसी हिसाब से बनाएंगे। कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। यहाँ पर ये 12 तक आया है। अभी कितने बाकी हैं? 12 में 5 प्लस करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3s2 के बाद 3p6 नहीं लिखेंगे, 3p5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ठीक है, अगर आप 6 लेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इसलिए आखिरी उसमें जो है वो 5 आ रहा है, क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी हमने ये वाला किया है, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। ये वाला है क्वेश्चन 7, हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स अरेंज इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ। ये दोनों आपको दिए हुए हैं, आपको इनका डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक, पूछा जा रहा है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स अरेंज इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से मॉलिक्यूलर कंपाउंड में अरेंज हैं, आपने इसका डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर जो है वो आपने ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पर CH4 मीथेन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे करेंगे? ठीक है, इसको आपने डॉट और क्रॉस के हिसाब से दिखाना है। तो आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी 4 है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी किसे कहते हैं? टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी है, इसको हम इस तरह से डॉट से शो करेंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 4 हैं। ठीक है, तो ये तो सारे के सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन यहाँ पर क्रॉस लगा के, ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये होता है डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, और यहाँ आप एक लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, तो ये फर्स्ट वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। इसी तरह यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर सेकंड हाइड्रोजन, और यहाँ पर थर्ड हाइड्रोजन आ गया, और इधर फोर्थ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनेगा। इसके बाद सेकंड है NH3। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है ये। ठीक है, वैलेंसी 3 है नाइट्रोजन की। तो यहाँ पर 3 डॉट आ जाएंगे, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर पहला हाइड्रोजन ले लें आप क्रॉस के साथ। ठीक है, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन क्रॉस लगा के ले लें, और यहाँ पर आएगा तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये डॉट और क्रॉस है, इसके दरमियान है, इस तरह से लाइन शो कर दें, यानी बॉन्डिंग को शो कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर नाइट्रोजन का नहीं, अमोनिया का ये बन रहा है, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है अमोनिया का। इसके बाद तीसरा है वाटर। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होती है कि वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर या लूज़ कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 डॉट्स बना देंगे, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, इस तरह से 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, बॉन्ड बना दें। तो ये H2O का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवा रही हूँ। ये वाला, ये मैंने टिक मार्क नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये भी मैं आपको करवा रही हूँ कि इसमें आपने रीज़न देना है किसी भी 3 का, लेकिन मैं आपको सबके रीज़न बता दूँगी। अब सीजियम एन एल्कली मेटल लूजेज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। इसमें आपको रीज़न बताना है कि जब वो सनलाइट से एक्सपोज होता है तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, इसका मतलब कि वो क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ आप 1 2 3 यहाँ पर लगा दे डॉट्स। और हाइड्रोजन कितने हैं? NH3, हाइड्रोजन 3 है। तो यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन आ जाएंगे, और इनके दरमियान इस तरह से लाइन जो है वो ड्रॉ कर दें। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर चला गया, इसको नीचे कर लें। इस तरह से इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनेगा।
इसके बाद है H2O। H2O का कैसे बनाएंगे हम, तो यहाँ पर मैंने रीज़न लिखा हुआ है, आप उतार लीजिएगा। सीजियम इज़ वेरी फोटो इलेक्ट्रिक, मीनिंग इट लूजेज इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। ठीक है, तो आप इस तरह दोनों तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है गैसोलीन इज़ इमिक्सेबल विद वाटर, यानी वाटर में गैसोलीन मिक्स नहीं होता। ऑयल को अगर आप पानी में डाल दें तो आप देखेंगे कि वो कभी भी उसके साथ मिक्स नहीं होगा, मिलेगा नहीं, बल्कि वो अलग ही रहेगा ऑयल से, तो लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं उस सूरत में। तो इसकी वजह क्या है ये हम डिस्कस करते हैं। गैसोलीन और ऑयल इज़ नॉन पोलर लिक्विड। नॉन पोलर लिक्विड होते हैं, मतलब नॉन पोलर का मतलब क्या है, यहाँ मैंने मतलब भी लिख दिया है। दे डोंट हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उनके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता, तो जाहिर बात है जब चार्ज नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकते। दे डोंट हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और बॉन्ड जब बनेगा जब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूटेगा। ठीक है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ बना होता है तो उसको वो ब्रेक होता है, तो फिर वो दूसरे उससे बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये जो है इनके पास इतनी ताकत नहीं होती, इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ सकें। सिर्फ अगर आप ये भी लिख दें, इतना भी लिख दें तो काफ़ी है मेरे ख्याल से। गैसोलीन इज़ नॉन पोलर लिक्विड, सो इट इज़ नॉट मिसेबल इन पोलर लिक्विड लाइक वाटर। अब वाटर जो है एक पोलर लिक्विड है। ठीक है, वाटर क्या है, H2O जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में तब्दील हो जाता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो है पोलर लिक्विड है। तो आपको समझ में आ रहा है कि पोलर किसे कहेंगे और नॉन पोलर किसको कहते हैं। थर्ड है नोबल मेटल्स AgAuNPT एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट अल्कली मेटल्स लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम और नॉट। लिथियम सोडियम पोटेशियम अल्कली मेटल्स होते हैं और ये फ्री एग्जिस्ट नहीं करते, तो आपको वजह बतानी है। यहाँ पर वजह है इसकी, अल्कली मेटल्स lithium, sodium and potassium are not found in free state because they have just one electron in their valence shell. इनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, so they are ready to lose this one electron in order to achieve stable noble gas configuration. नोबल गैस कन्फिगरेशन, तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, और उनको स्टेबल कंडीशन में आने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। एयर इज़ अ सोल्यूशन कंटेनिंग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड अदर गैसेज, विच वन ऑफ द गैस इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड वाई। अब एयर में आपको पता है कि बहुत सारी गैसेज हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी गैस जो है वो सॉल्वेंट है और उसकी वजह क्या है। तो वजह ये है कि नाइट्रोजन जो है, सॉल्वेंट कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है। क्यों, इसलिए कि नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा हाई होती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हवा में मौजूद होती है, 74% ऑलमोस्ट मौजूद होती है हवा में, और यही वजह है कि तमाम गैसेस उसी के अंदर मिक्स होती हैं, तो सॉल्वेंट जो है वो नाइट्रोजन है। यहाँ मैंने आपके लिए आंसर लिख भी दिया है, ये देखें यहाँ पर आप उतार लीजिएगा कॉपी में। सिंस द कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज़ मैक्सिमम इन एयर ऑलमोस्ट 74%, हैंस सॉल्वेंट इज़ नाइट्रोजन गैस। इसके बाद नेक्स्ट है, वाई डू आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन और इन एक्वस सोल्यूशन ऑनली। आयोनिक कंपाउंड जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मॉल्टेन और एक्वस सोल्यूशन में। एक्वस सोल्यूशन मीन्स के वाटर के साथ मिक्स होकर जो सोल्यूशन बनता है उसे हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं, और मॉल्टेन हम उसे कहते हैं कि लिक्विड की फॉर्म में आता है जब उसे हीट दिया जाता है, तो हाई टेम्परेचर पर उसे हीट दें तो सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो जाता है। तो ऐसे उसके अंदर जो है वो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन और इन एक्वस सोल्यूशन बिकॉज देयर आयंस आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आयनिक कंपाउंड सॉलिड्स में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों, इसलिए कि वहाँ पर आयंस जो होते हैं वो उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है। सॉलिड के अंदर आयंस की पोजीशन फिक्स्ड होती है, और यही वजह है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 का ये आप देखें, और करके ही सवाल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है ये। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 8 एटमॉस्फेयर इन 15 dm3, फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 6 एटमॉस्फेयर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर जब 8 एटमॉस्फेयर है तो इतना वॉल्यूम है, 6 एटमॉस्फेयर होगा तो कितना होगा। ठीक है, ये आपसे सवाल किया गया है, और कांस्टेंट आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है।
अब यहाँ आपको डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले 8 ATM जो है वो प्रेशर को शो कर रहा है, तो प्रेशर के लिए P1 ले लेते हैं। P1 कितना है 8 ATM, और इसके साथ वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 15 DM3, तो इसको हम V1 ले लेंगे। V1 इज इक्वल टू 15 DM3। अब हमें P2 तो दिया हुआ है, ठीक है, ये P2 है, यानी जब 6 ATM प्रेशर है तो कितना वॉल्यूम होगा ये मालूम करना है। तो यहाँ पर हमें P2 गिवन है, P2 है 6 एटमॉस्फेयर, 6 ATM, और हमें फाइंड आउट करना है V2 मालूम करना है। सही है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बस सिंपल इसमें आपने पुट कर देना है और आपको पता चल जाएगा। आपको V2 फाइंड आउट करना है, तो P2 को आप इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा डिवाइड होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, P1 V1 डिवाइडेड बाय P2 इक्वल टू V2। सही, अब यहाँ पर आप इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। P1 कितना है 8 है, और V1 15 है, और इसको आप 6 से डिवाइड करेंगे। आंसर आपके पास आएगा 20 DM3। तो वॉल्यूम आपके पास आ रहा है 20 DM3, ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का और के साथ ये पार्ट है। एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 78 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर। इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपको देखें टेम्परेचर दिया हुआ है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और वॉल्यूम है गैस का 78 cm क्यूब इसका वॉल्यूम है। तो आपको वॉल्यूम मालूम करना है जब टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कितना वॉल्यूम होगा, और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले डेटा लिख लें। टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम है 78 cm क्यूब, तो ये T1 और V1 हो गया, ठीक है। और आपको T2 आपको दिया हुआ है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको मालूम क्या करना है, आपको वॉल्यूम 2 मालूम करना है, रिक्वायर्ड है V2, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले आपने चेंज कर लेना है। टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको पहले केल्विन में चेंज कर लें। ऐसा यूनिट टेम्परेचर का क्या है, केल्विन है। तो केल्विन से चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 35 में 273 प्लस करेंगे, ठीक है। 35 है, इसमें आप 273 प्लस कर दें तो आपके पास 308 केल्विन आएगा। और यहाँ पर भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 80 में आप 273 को प्लस कर दें, आपके पास आ रहा है 353 केल्विन। टेम्परेचर अब आपने चेंज कर लिया, फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला पुट करेंगे, सॉल्यूशन फार्मूला अप्लाई करेंगे V1 अपॉन T1, सॉरी यहाँ T1 है, ये T1 है। V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। अब यहाँ पर हम V1 लिख लेते हैं। V1 कितना है 78, V1 है 78, और T1 हमें दिया हुआ है 308 इक्वल टू V2 हमें मालूम करना है, हमें मालूम नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और T2 कितना है 353। अब जो चीज़ आपको मालूम करनी है उसको आप अलग कर लें, ठीक है। V2 हमें मालूम करना है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि 353 जो है वो इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा, तो यहाँ ऊपर 78 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। V2 मैं पहले लिख लेती हूँ, V2 इज इक्वल टू 78, और 353 जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 353 डिवाइडेड बाय 308, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है, मैंने V2 को पहले लिख दिया है, ठीक। तो अब यहाँ पर V2 कितना आ रहा है 78 को 353 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 308 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 89.309 cm3। ये है आंसर। क्वेश्चन 13,
कैलकुलेट द mm% concentration of the solution obtained by dissolving 15 gram salt in 110 gram water। ठीक है, यहाँ पर आपने मास परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है सोल्यूशन की, और आपको मास दिया हुआ है। ठीक है, मास आपको सॉल्ट का दिया हुआ है 15 ग्राम, वाटर का दिया हुआ है 110 ग्राम। सोल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है तो सोल्यूशन बनता है। तो यहाँ पर सॉल्ट को डिज़ोल्व करेंगे पानी के अंदर, तो सॉल्ट क्या हुआ? सॉल्यूट है, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। तो हमारे पास यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 15 ग्राम। 15 ग्राम है। और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट 110 ग्राम। अब आप इन दोनों को प्लस कर लें तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 15 ग्राम प्लस 110 ग्राम इक्वल टू 125 ग्राम्स। ये आपके पास आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब आपने मालूम क्या करना है? आपको परसेंटेज कंसंट्रेशन मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ हमें रिक्वायर्ड mm% concentration। सॉल्यूशन mm% कॉन्सेंट्रेशन मालूम करने के लिए फॉर्मूला है mm% कॉन्सेंट्रेशन। क्या करते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया है। अब आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, mm% कॉन्सेंट्रेशन, मास ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम है, और मास ऑफ सॉल्यूशन हमने मालूम कर लिया 125 ग्राम्स है। ठीक है, ग्राम ना भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। और इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 125 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी 12 ग्राम। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 125 से डिवाइड करेंगे तो 12 ग्राम आपके पास आंसर आ रहे हैं। तो ये आपके पास आ रही है मोलर कंसंट्रेशन।